वेलकम बैक खवातीन व हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और माज़रत में लेट हो गया, आपको पता है हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और माशाल्लाह से जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो जो मासूम आवाम होती है वो रोड के ऊपर इंतजार कर रही होती है कि वो गुजर जाए, और हम साथ में सलूट भी कर रहे होते हैं कि टाटा बाय बाय आप जा रहे हैं। हाँ, साड़ी खैर ऐसी लेट हो जाएंगे, साड़ी खैर है। बहरहाल आपको जो है वक्त पे पहुंचना चाहिए। माशाल्लाह से आप यकीनन वक्त पे अपने पहुंच चुके होंगे, लेकिन हम लेट हो गए तो माज़रत कैसी। और आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में खवातीन वज़रात सेगमेंट 2 है और मैं हूं मुनीब हामिद। और खवातीन वज़रात पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की अगर हम लोग निमरा बात करें तो जो है पीटीआई ने कहा है कि जी इतवार को ज़िमनी इलेक्शन का दिन स्याह तरीन दिन था और अदलिया से जो है आरओज़ क्यों नहीं लिए गए। मीडिया के लोगों को कवरेज करने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और पंजाब हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, साथ ही उन्होंने जो है मुनीब जो दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे जी मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल बाजवा ने उन्हें ये बात कुरान पाक पर हाथ रखकर यानी कि कस्में उठाकर कही है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका हाथ नहीं था। 3 पॉइंट्स जो हैं वो मुजीबुर रहमान साहब ने मेंशन किए। पहला ये कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत गिराने में उनका कोई किरदार नहीं है, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की। दूसरा ये उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं है। लाहौर से जब वो बाहर गए थे लंदन तो उन्होंने कहा कि उसमें भी उनका कोई किरदार नहीं है, जबकि उस दौर में ख्वाजा आसिफ का ये बयान भी नाज़रीन मुझे याद आ रहा है कि सामने आया था कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के बाद बाहर गए थे। फिर और इस पे उन्होंने तीसरी बात भी की है कि मैंने अपनी एक्सटेंशन की भी कोई बातचीत नहीं की थी। बल्कि सुन लेते हैं नाज़रीन को भी सुनाते हैं, गुफ्तगू जो है सुन लेते हैं। राय जी खवातीन और हज़रात, ये आपने जी शॉर्ट भी सुना है शामी साहब का जिसमें वो ये जिक्र कर रहे हैं तमाम बातों का। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी थैंक यू, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, ये गुफ्तगू तो आपने मेरे ख्याल से रात गई सुन ली होगी, लेकिन अभी क्योंकि इस पाकिस्तान में सुबह हुई है, एक नई सुबह का आगाज़ है तो एक नई सोच का आगाज़ करते हैं। और इस जो नई सोच है जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा की, ये शामी साहब बता रहे हैं, ये उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की है। उनकी जेब में कुरान था और उन्होंने अपनी माँ की कब्र की कसम खाई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रसूल की जो है मुझे शफात ना नसीब हो। बिल्कुल। उन्होंने ना एक्सटेंशन मांगी थी, ना उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई थी, ना उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कोई रिजीम चेंज का वो प्लान किया था। तो और कहते हैं जी मेरा तो कोई हाथ नहीं था इसमें, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है हमें तो कोई गवाह लाने की जरूरत ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के 2019 में कहा कि आप पंजाब गवर्नमेंट ले लो, हमने कहा कि नहीं, हमें दोनों चीजें इकट्ठे चाहिए। फिर मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट अभी आप उठा लें, जिन्होंने कि सारी रिजीम चेंज कराने में बाजवा साहब का मरकजी किरदार था। फिर आप ख्वाजा आसिफ की दूसरी स्टेटमेंट उठा लो, जिन्होंने कहा हाँ जी उन्हीं की वजह से ये चेंज हुई है। तीसरी स्टेटमेंट आप इनकी लोगों की आप उठा लें, अभी रिसेंटली जुबैर साहब की, उसने क्या कहा है। हमें तो वो किरदार सामने खुल के आ गए हैं जिन्होंने वो सारे इसका हिस्सा थे, हिस्सादारी में वो क्या कहते हैं ना, वो अब तो चूंकि शरीक इख्तदार नहीं है वो इसलिए हमें बोल रहे हैं। उससे पहले आपको पता है ना कि यही सब बढ़ चढ़ कर हमारे खिलाफ बोला करते थे। वो कहते हैं ना कि हमें खबर है लुटेरू के हर ठिकाने की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आज चूंकि शरीक जुर्म लोग माजी में थे, आजकल शराकत इक़्तिदार या शराकत जुर्म में हिस्सादारी नहीं है, इनको हिस्सा नहीं मिल रहा। शुएब साहब ये भी तो हो सकता है ना कि वो बाजवा साहब वाकई तौर पे शरीफ इंसान हो और ख्वाजा आसिफ, फजलुर रहमान, जुबैर साहब ये सारे झूठ बोल रहे हो। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट, जुबैर खान की स्टेटमेंट, सब झूठ बोल रहे हैं, वो साइड पे कर दें। आप मुझे बताएं कि जब बाजवा साहब ने खुद आकर कहा कि हमने 2021 से सियासत में मुदाखलत खत्म कर दी थी, और उसके बाद परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट भी एक जमाने में आई थी, उन्होंने कहा मुझे तो बाजवा साहब ने कहा तो तू उधर चले जा। तो अब सारी चीजों को साइडलाइन भी कर दें। उनके हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन था, उनके हर एक काम के पीछे कोई ना कोई एक मोटिव, कोई रीजन और कोई मामला था। और आज भी जो कुछ हो रहा है वो उसकी वर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं। अभी रिसेंट आप देखिए, बाजोड़ में जाकर ISI के अफराद जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं मामले को। वो क्या करना चाहते हैं? बावल नगर में जो कुछ हुआ, जो उन्होंने
जिन चीजों की बुनियाद रखी थी, आज वो तना और दरख्त बन के सियासत के अंदर इतनी मुदाखलत हो चुकी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन कठपुतलियों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, आपका ख्याल है इनकी जरूरत है कि हम इनको ये कुछ कर पाते, या इनकी कैपेसिटी थी ये इस तरह की हरकतें कर देते? ये मुमकिन ही नहीं था। सही। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब भी मौजूद है। खालिद साहब, ये पीटीआई का जो नैरेटिव था रजीम चेंज ऑपरेशन का, ये शामी साहब के इंकशाफात ये जो इस प्रोग्राम में इन्होंने किए हैं, ये उस नैरेटिव को आई थिंक एक बार फिर से दफन कर देने के मुतरादिफ है। और फिर हमने जो ज़िमनी इलेक्शन हुए परसों, उसमें भी देखा कि किस तरीके से तहरीके इंसाफ का जो है टर्न आउट उसके वोटर्स का कम रहा है। तो क्या ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी तहरीके इंसाफ को, या तहरीके इंसाफ इसके खिलाफ फिर क्या करेगी अभी? देखिए, जनरल बाजवा साहब के बात पे तो तब यकीन किया जाए ना कि अगर उनका कंडक्ट माजी का ऐसा ही हो। अब जो शख्स अब वो अगर जेब में कुरान लेके फिर रहे हैं और उसके ऊपर हाथ रख के अपनी सफाइयां देते फिर रहे हैं, तो मैं एक इस्लामी हवाला ही दे देता हूँ। कहा जाता है कि जो साहिब ईमान होता है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अब अगर जनरल बाजवा साहब का कंडक्ट देखें, उन्होंने अपना जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर काकूल एकेडमी से जब पास आउट हुए थे, तो उन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत ये हलफ उठाया था कि वो सियासत में हिस्सा किसी तौर के ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपने ही जीएचक्यू में खड़े होकर शोहदा के जो गुरसा थे, गाजी थे, उनके एजाज में तकरीब थी, वहां पे खड़े होकर ये कहा कि हम सियासत करते रहे हैं और अभी हमने फैसला किया कि हम सियासत नहीं करेंगे। जो शख्स अपने आइन का, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर खड़े होकर हलफ उठाता है, अपने इदारे में खड़े होकर हलफ उठाता है, ना वो अपने इदारे का तकद्दुस, ना अपने वो शोहदा के तकद्दुस, ना वो आईने पाकिस्तान के तकद्दुस, ना वो मुल्की कवानीन के तकद्दुस का एहतराम करता है, झूठ बोलता है और सियासत में हिस्सा लेता है। आप उस शख्स के इस बयान के ऊपर बतौर एक ईमान और मुसलमान होने के कैसे यकीन कर सकते हैं कि अभी वो जो कस्में उठा रहा है वो सच्ची होगी? उसने तो पहले भी कौम के सामने, अपने इदारे के सामने खड़े होकर हलफ उठाया था, कसम उठाई थी कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन उसने उस हलफ की, उस कसम की खिलाफ वर्जी की थी। तो ऐसा शख्स तो काबिल एतबार ही नहीं होता। इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ऐसे शख्स की कसम के ऊपर, ऐसे शख्स के बयान के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहिब ईमान या जो मोमिन होता है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब और खालिद साहब, कुरान पाक तो वैसे भी पढ़ने के लिए नाजिल किया गया, उस पर अमल करने के लिए उसको उतारा गया है। जेब में लेके फिरना और फिर उस पर कस्में उठाना, तो ये तो कुरान पाक का मकसद भी नहीं है। शोएब शाहीन, जब आपका किरदार ऐसा हो कि आपका स्याह किरदार हो, आपने मुल्क को, अपने इदारे को स्याह तरीन जो तारीखें हैं उनके अंदर डबो दिया हो, तो उसके बाद फिर आपको यही होता है कि ना आप घर के ना घाट के रहते हैं और फिर आप जो है कि सर यही पॉइंट जो है ना खालिद जमील वाला पॉइंट में लेके जाना चाहूंगा शोएब साहब के पास, कि जिस तरीके से खालिद जमील साहब ने बताया कि जो भी होते हैं, जब भी आप आर्मी में आते हैं, आप एक हल्फ उठाते हैं कि जी मैं आईन पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा और इसके ऊपर अमल करूंगा। फिर 2021 में उनकी अपनी स्पीच, अपने अल्फाज में उन्होंने कहा कि अब के बाद हम सियासत में जो है अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। शोएब साहब, तो इसको क्यों नहीं आप परसू करते आगे? इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, कार्रवाई किसके पास लेके जाएं, किसको कहें कार्रवाई करो? आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नलवी साहब थे, इमरान खान ने खत लिखा था कि बाजवा साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, आप उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल करें या कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। जिस शख्स के बिलियंस ऑफ रुपीज निकले और एक सहाफी ने वो सिर्फ खबर शाये की, और वो भी एफबीआर की वो रिपोर्ट जो कि डॉक्यूमेंटेड है और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उनका एक हक है सहाफी का, ये नहीं पूछा गया कि भाई आपके पास ये वसाइल या पैसे कहाँ से आए हैं। उस सहाफी को उठा के जेल में भेज दिया गया और उनके बाकी जो एफबीआर के लोग थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, और आज तक यही सिलसिला जारी है। और दूसरी बात ये है कि आज जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं, उस वक्त भी 20-20 सहाफियों के सामने बैठ के वो गुफ्तगू फरमाया करते थे। और आप हामिद मीर, नसीम ज़ारा के स्टेटमेंट उठा लें, इवन आफ्टर रिटायरमेंट जो जावेद चौधरी ने उनकी इंटरव्यूज का खुलासा बयान किया है, मुझे बताएं कि उसके डिनायल कब आया है? उन्होंने तो डिनाई नहीं किया कि जी जो कुछ ये जावेद चौधरी ने कहा है या मेतला साहब ने कहा है या किसी भी शख्स ने कहा है कि वो दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने तो उसको, इसका मतलब है कि वो दुरुस्त तस्लीम किया है। तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बदकिस्मती है
कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक वो किरदार अदा किया है कि जो शायद हमारा मुखालिफ चाहता होगा कि ये किरदार इनको अदा करना चाहिए। इसके नतीजे में आज आपके तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। आज आपके कानून और इंसाफ का जनाजा निकाला जा चुका है। आईन बाजार है लेकिन एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की कैफियत है। अदालतें 6 मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देना है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो अपनी दुआई देने अदालत में पहुंचे हुए हैं कि जनाब किस तरह उनको उठाया गया इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए। उनके बिरादर निस्बती को बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए और उनको इतना हरास किया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। जी मगर आज जो कुछ हो रहा है इस पे जो मिसट्रस्ट है एक आम आदमी का पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, इसका 100% जो किरदार है इसमें बेशक आप अदलिया को भी दें, बाकी तमाम इदारों को दें, जो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप कहेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। सही। अच्छा सर, अभी कुछ बयानात हमारे सामने आना शुरू हुए कि इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो मज़ामत की जा रही है, इसकी वजह से उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हो पा रही है, यही वजह उनकी नाकामी की और यही वजह है कि उनका टर्न आउट भी कम रहा ज़मीनी इंतखाबात में। लेकिन साथ ही फिर देखें शामी साहब की जानिब से इस तरीके के तहलका खेज इंकशाफात का एकदम से हमारे सामने आना। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। मैं अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो किस तरह, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, ये रेप्लिका से भी वर्स्ट काइंड था। जो परसों का इलेक्शन है उसमें क्या वो इलेक्शन था, यानी वो जो स्टफिंग हो रही है, सबके सामने डब्बे भरे जा रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, फॉर्म 45 पे साइन पहले कराए जा रहे हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कह रहे हैं हमारे सामने लोग आए, हम मजबूर हैं, पुलिस कहती है हम मजबूर हैं। मुझे बताएं कि फिर किसके ऊपर, जब रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पुलिस, फौज, ये मिल के धांधली में मुलव्वस हो तो उन कठपुतलियों से हमारा क्या गिला। तो बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की नैरेटिव बिल्ट हो रहे हैं, ये मुल्क की तबाही के सिर्फ आसार ही हैं और कुछ नहीं है। नहीं सर मेरा सवाल ये था कि सॉरी टू इंटरप्ट, हम एक 4 हल्के या 10 हल्के या 20 हल्के का इलेक्शन जो है फ्री फेयर नहीं करा सकते। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था अददी एतबार से 4 सीटें हमारी फालतू होती हैं या उनकी फालतू हो जाती, मगर एक कम से कम क्रेडिबिलिटी तो आ जाती कि भाई अच्छा चलें जी, बाजी में हमने 8 फरवरी को सारी तबाही बचाई है, अब हमने अपने आप को दुरुस्त कर लिया है, चलें इसको अगले 2, 4, 6 महीने के लिए आपको एक नैरेटिव बिल्ड करने में आसानी रहती। लेकिन आपने कसम उठा रखी है हमारे इदारों ने कि हमने इस मुल्क की तबाही अपने हाथों से करनी है, 25 करोड़ आवाम को घड़े में खोदना है, सियासी अदम इस्तेहकाम हमने पैदा करना है और माशी अदम इस्तेहकाम को हमने यहाँ पे शुएब साहब इसी पॉइंट के ऊपर जो है मैं चाहूँगा खालिद जमील साहब भी अपना जो है ज़िमनी इलेक्शंस हैं, उन्होंने आपने भी कवर किया एक्सटेंसिवली, कि आप अपना ज़रा व्यू पॉइंट भी बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। देखिए मुनीब, 2 चीजें होती हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि चोरा नालू गंड काली, और दूसरा जो होता है कि इलेक्शन के अंदर आपकी इसकी निगरानी, हिफाजत किसने करनी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी होती है, अमले ने करनी होती है, पुलिस ने करनी होती है। ये इलेक्शन की चौकीदारी का काम करते हैं। जब चौकीदार और चोर मिल जाएं, आपस में गठजोड़ कर लें, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि जिस घर के बाहर या जिस मोहल्ले में या जिस मुल्क में चौकीदार और चोर इकट्ठे हो जाएं, गठजोड़ कर लें, तो क्या हाल होगा। तो यही हाल इस इलेक्शन का भी हुआ है। और ये ज़िमनी इलेक्शन में दूसरी ये बात है कि जो टर्न आउट होता है वो हमेशा निस्बतन कम होता है जनरल इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। और तीसरी बात ये है कि आप इसके अंदर ये देखें कि टर्न आउट जो है कि वो आम इलेक्शन से कम है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का वोट है वो आम इलेक्शन से 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जहां पे वो शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज या मरियम नवाज जिस मार्जिन से जीत रहे थे, उससे 3-3, 4-4 गुना मार्जिन से अब जो है कि उनके बाद के जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं। और एक हल्के में तो ऐसा भी हुआ कि जहां पे अवैस लगारी साहब जो है गालबन को 1300 वोटों से जीते थे, अब वहां पे 39,000, उनके बाद जो इलेक्शन हो रहा है वहां पे 39,000 वोटों से उन्होंने मेहनत बहुत की है ना, 16 रुपए की रोटी दे रही है। अच्छा, और उन्होंने 2 महीने के अंदर वोट बैंक जो वो काफी हद तक बढ़ चुका है। मेहनत है ना सर, आवाम मोहब्बत करती है उनसे।
देखिए मेहनत जिस चीज में की है वो सारी नजर आ रही है, पूरी कौम को नजर आ रही है। आपने अगर चोरी में, डकैती में, फ्रॉड में अंदर, बदयांती के अंदर, अमानत में खयानत करने में ही इतनी मेहनत करनी है, तो फिर खुदारा जो है कि इस मुल्क में आइन और कानून को, आप किताबों को बंद करें, अदालतों को बंद शुएब करें साहब, और कहीं शुएब साहब का भी व्यू लेते हैं। ये जो बाई इलेक्शंस हुए, इतने ज्यादा उनको वोट मिले हैं, तो उन्होंने सर काम किया ना पंजाब में सर, इतना उन्होंने 2-3 महीने में मेरे ख्याल से बहुत मेहनत की उन्होंने। 800 रुपए का जोड़ा पहना है और 5-5 लाख रुपए के जूते पहने हैं, और पब्लिक में वो सामने 15-15 कैमरे लगा के, और वहाँ सामने कैमरे वाले खड़े हैं, नॉक कर रहे हैं कि मैं अंदर आ जाऊं। जब बच्चों के प्रोग्राम में कहीं जाते हैं तो बच्चे नारा लगा देते हैं मरियम के पापा चोर हैं, और उस पर गार्ड चुप कराने लग जाते हैं। ये अगर इसको कारकर्दगी कहते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस कारकर्दगी का। इतने बड़े सूबे के ऊपर ऐसे जोकरों को मुसल्लत किया जाना जिनकी कारकर्दगी तो सिफर है। चले शुएब साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया सर हमारे सेगमेंट का। शुएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खालिद जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स थी पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, जो मैं चाह रही थी कि शुएब शाहीन साहब से जान सकूं कि जो शामी साहब ने इंकशाफात की, उनकी टाइमिंग मुझे बड़ी खटक रही है। अब पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर वो एक प्रोग्राम में अपीयर हो रहे हैं और इतने तहलका खेज इंकशाफात कर रहे हैं, बहुत कुछ खटक रहा है मुझे। बहरहाल देखते हैं कि तहरीके इंसाफ मजीद इस पर क्या कहती है, वो आप नाज़रीन हम आपको कल बताएंगे। अभी ब्रेक शामिल करते हैं।